हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब अगेन। इससे पहले हमने फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और ये जो सेकंड वीडियो जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स। दे एक्ट एज द इंटरमीडियरीज who assist in smooth running of the financial system by providing different types of financial services to the country। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स। वे लोग फंड्स लैंड उधार देते हैं, उधार लेते हैं। इनके वजह से फाइनेंशियल सिस्टम ठीक तरह से काम कर पाता है। जैसे कि बैंक, आप मान लेते हैं हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी फंड्स को बिजनेस को प्रोडक्टिव यूज़ के लिए उधार देता है, जिससे कि कैपिटल के तौर पर वो यूज हो पाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कहते हैं, क्योंकि वो मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। जो सेवर हैं, जो लोग फंड सेविंग्स कर रहे हैं, और जो बोरोअर्स हैं जो कि उस फंड्स को यूज़ कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उनके बीच एक मिडिलमैन की तरह काम करता है। इसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक्स आते हैं, अदर इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हुए, LIC हुआ, GIC हुआ। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज के अंतर्गत आते हैं। सो द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ RBI। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं। RBI के कंट्रोल में रहकर ये लोग काम करते हैं और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से और उसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत रहकर काम करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट charged on loans and the rate of interest paid on deposit is the profit earned by financial institutions। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इसे बिजनेस कहते हैं। तो इनका प्रॉफिट कैसे होता है? तो जैसे देखिए, अगर हम उनके पास फंड्स जमा कर रहे हैं तो हमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कुछ, और उसी फंड्स को जब वो लोग दूसरों को लैंडिंग करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। जो डिफरेंस जो रहता है वही उनका प्रॉफिट होता है। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका फर्दर डिवीज़न आपको इस डायग्राम में देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, फॉरेन बैंक्स आदि आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिजिनियस बैंक्स एंड मनी लेंडर्स आते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एपेक्स बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Then Reserve Bank of India plays an important role in the organization, running, supervision, regulation and development of financial system of the country। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये पूरी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और उसके रेगुलेशन के अनुसार काम करता है। देन इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जो इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम जैसे देख रहे थे उस टेबल में, इसके अंतर्गत आता है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक एसेट्रा। तो फर्स्ट आते हैं कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। दिस बैंक डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। Commercial banks are specialized in financing of internal trade and also perform the ordinary banking activities of accepting deposit, advancing loan, discounting bill, etc। तो ये जो कमर्शियल बैंक है, हम जो जिस तरह के जनरली बैंक से डील करते हैं वो कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनका काम क्या है? ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं, और भी बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं और उसके ज़रिए इनका बिजनेस चलता है। इसका डेफिनेशन रीड एंड गिल ने दिया है। कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड मेक्स कमर्शियल लोन एंड इज रेगुलेटेड बाय बैंक रेगुलेटरी एजेंसी।
तो कमर्शियल बैंक जो है एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आर्थिक संस्था है जो कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। मतलब जो लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं वो कभी भी इस पैसे को मांग कर ले सकते हैं और उन पैसे से वो कमर्शियल लोन पेमेंट करता है और उसको रेगुलेट करने के लिए एक बैंक होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में रेगुलेटरी एजेंसी है RBI, जो कि RBI एक्ट 1934 में बना था। और शेड्यूल बैंक इज़ दैट बैंक विच हैज़ इंक्लूडेड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इसके अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक आते हैं जो कि RBI के अंतर्गत उसके सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कोऑपरेटिव बैंक मीट द क्रेडिट नीड ऑफ रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। 3-tier सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या गांव ग्रामीण अंचल हैं या रूरल एरियाज़ हैं उनके क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक काम करता है। इसके 3 लेवल हैं। एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। मतलब ये कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर का सबसे हाईएस्ट लेवल का बैंक है। हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में खुद का एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इन द मिडिल ऑफ द 3-tier cooperative credit system are the district cooperative bank. The main function of district cooperative bank is to provide credit to the member primary cooperative societies. They are also free to make loan to individual. तो मिडिल लेवल में आते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करता है। इसके सिवाय वो चाहे तो इंडिविजुअल या इंसानों को भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। Then primary cooperative society is the last link in the system, and this society are the grassroots level institution having direct link with the people they intend to serve. The success and strength of cooperative credit movement depend upon the primary credit society. Primary credit society provide the cheapest possible credit to the members at a very low rate of interest. तो ये जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डायरेक्टली लोगों के साथ डील करता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में काम करता है। इसके सिवाय देयर आर सम स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर। मतलब और भी कुछ कोऑपरेटिव स्पेशलाइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट किए गए हैं खासकर एग्रीकल्चर की मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। Then the land development banking system has a 2-tier structure, state and central land development bank at the state level and the local level branches of these banks and primary land development bank operate. तो इसका 2 लेवल है, एक है स्टेट लेवल लैंड कोऑपरेटिव बैंक और एक है सेंट्रल लैंड कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक जिसे हम RRBs कहते हैं। RRB आर सेटअप on the recommendation of working group headed by Mr. M. Narasimhan in 1975. The main objective of RRB is to provide credit and other facilities to small and marginal farmers, agricultural labor and artisans. तो RRB जो संस्था है या जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया गया था जिसके हेड थे मिस्टर M. नरसिम्हा। इन 1975 उनके रिकमेंडेशन से रीजनल रूरल बैंक शुरू किया गया था। इनका मेन मोटिव है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है या फिर एग्रीकल्चरल लेबर है या फिर जो कारीगर आर्टिसंस हैं रूरल एरिया में उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इसे शुरू किया गया था। दीज आर द शेड्यूल्ड बैंक विच वर गवर्न बाय रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो ये जो RRB हैं या रीजनल रूरल बैंक हैं उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। उसके रूल्स इस पर लागू होते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन बैंक्स।
Foreign banks has been working in India from the British days. ANZ Grindlays Bank has its presence in the number of places with 56 branches. Indian Chartered Bank has 21 branches. All other foreign banks have branches less than 10. तो ब्रिटिश के समय से, जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब से फॉरेन बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे ANZ ग्रिंडलेज बैंक, इसके 56 ब्रांचेस हैं इंडिया में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 21 ब्रांचेस हैं। और भी बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं जिनके नंबर ऑफ ब्रांचेस लेस देन 10 हैं। खासकर ये कॉरपोरेट क्लाइंट की नीड्स को पूरा करते हैं, कंपनीज़ के नीड को पूरा करते हैं। These banks have been specializing in areas relating to international banking. The presence of foreign banking specialized area like merchant banking is significant. तो ये जो फॉरेन बैंक्स हैं, इनका स्पेशलिटी यह है कि ये लोग इंटरनेशनल बैंकिंग एक्टिविटीज़ में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें आता है इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस बैंकर्स आर द forefather of modern commercial bank and they are the individual or partnership firm performing the banking functions. तो इंडिया में कमर्शियल बैंक शुरू होने से पहले जो संस्थाएं या व्यक्ति लोग मिलकर लैंडिंग बोरिंग का काम किया करते थे, उनको हम इंडिजीनियस बैंकर्स कहते हैं। दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करते हैं। And they are local bankers, but the geographical area covered by indigenous bankers are much more larger than the area covered by commercial bank, and they can be found in all parts of country under different terms. तो देखिए, कमर्शियल बैंक जितना एरिया कवर करता है उससे कहीं ज़्यादा एरिया में ये इंडिजिनस बैंकर्स लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि वेस्ट इंडिया में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में इनको मारवाड़ी कहते हैं। साउथ इंडिया में चितेरियस कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में साहूकार कहा जाता है। देन मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। मनी लेंडर डिपेंड एंटायरली अपॉन देयर ओन फंड्स फॉर लैंडिंग एंड मनी लेंडर्स include large farmer, merchant, zamindar, trader, goldsmith, etc. The main feature of money lender as follows. मनी लेंडर मतलब इनका मेन काम है उधार देना, और इसके अंतर्गत फार्मर, बड़े बड़े जो लार्ज फार्मर हैं जिनके बहुत सारे खेती का काम है वो हो सकते हैं। मर्चेंट या व्यापारी, जमींदार हुए। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, विलेज के शॉपकीपर आदि मनी लेंडर के तौर पर काम करते हैं। और इनकी विशेषता है ये पर्सनल फंड, अपने पैसे को ही उधार पे देते हैं, खासकर गरीब लोगों को, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और अनरेगुलेटेड वे से ये लोग काम करते हैं, और कम समय में इनको ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और इसमें खासकर जो बोरर है उनका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। देन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि IDBI, IFCI, IIBI, IRDC एक्सेट्रा। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड एंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जैसे कि LIC, GIC, म्यूचुअल फंड। ये लोग भी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं जनरल पब्लिक का, और अलग अलग स्कीम के जरिए, और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। देन अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इंस्टीट्यूशन आर हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, लीजिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक्सेट्रा। तो इसके अंतर्गत हायर परचेज की जो व्यवस्था करते हैं, जिस कुछ फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे लीजिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, फैक्टरिंग कंपनीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं एक्सेट्रा, इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे फाइनेंस कंपनीज में जैसे आपका अगर हम कुछ बाइक या मोबाइल या फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि इसका फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लीजिंग कंपनी लोगों की विशेषता ये है कि ये लोग प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं और उसको लीज पर देते हैं, और उसके बदले कुछ रेंट वसूल करते हैं लीजिंग कंपनीज। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हाउसिंग लोन एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं।
या फिर घर बनाकर उसको बेचती हैं और इंस्टॉलमेंट में उसका वैल्यू वे लोग जनरल पब्लिक से लेते हैं। अब फैक्टरिंग कंपनीज बेसिकली क्रेडिट कलेक्शन में सहायता करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि हर एक व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट रेटिंग करते हैं। ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।